Hello everyone. Today we will discuss the concept of coal gasification. Why this topic was in news? On 13th of May 2026, Union Cabinet has passed a proposal for implementation of a scheme related to coal gasification. So you need to understand this term, coal as well as gasification. Coal is a hydrocarbon. इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हम इसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे. हाइड्रोकार्बन मीन्स इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, इसके अंदर कार्बन भी है. कार्बन आया कहाँ से? प्लांट्स का डेथ होता है. डेथ होने के बाद ग्राउंड के अंदर वो बरी होता है. अंडर हाई टेम्परेचर, अंडर हाई प्रेशर, इट गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल. फॉसिल्स कंट्रीब्यूट करता है फॉसिल फ्यूल में. सो coal is example of fossil fuel, just like natural gas, petrol, diesel. And coal को technically in the language of chemistry हम उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं. So coal के अंदर कार्बन कहाँ से आया? From the dead remains of plants, वहाँ से आया. गैसिफिकेशन इजी टर्म है, गैस. तीन हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है, वन इज सॉलिड, अनदर इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. फोर्थ मैटर भी है, डेट इज अ प्लाज्मा स्टेट. सो कोल इज सॉलिड. कोल के जहां पे माइंस होते हैं वहां पे बहुत सारे गैसेस ट्रैप्ड होते हैं. मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रैप्ड होता है. हाउ टू टेक दैट गैस आउट फ्रॉम कोल mine and we can use that gas as a energy. So this whole process is known as coal gasification. So coal gasification is an entire process of taking out a gas which is known as syn gas or synthetic gas from coal mine. ये पूरा entire process है. Outline of lecture. Recent development क्या हुआ? Government scheme लेके आई coal gasification के लिए. So what is the salient feature of that scheme? What is the need of coal gasification? गवर्नमेंट ये स्कीम क्यों लेके आई, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन, वो करते कैसे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा स्कीम का? एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. यू कैन रिलेट कोल गैसिफिकेशन टॉपिक विथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट. ज्योग्राफी जनरल स्टडी 1 में भी आता है. ज्योग्राफी यू कैन रिलेट इन प्रीलिम्स. उसके साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं. 13 मई 2026 को यूनियन कैबिनेट ने एक स्कीम को प्रमोट किया, एक स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जिसका पर्पस था टू प्रमोट कन्वर्जन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट इनटू सिंथेटिक गैस, और उसको सिन गैस कहते हैं, थ्रू कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस. सो व्हाट इज लिग्नाइट? कोल के फॉर्मेशन के डिफरेंट स्टेज होते हैं. से पहले प्लांट का डेड रिमेन है, वो कन्वर्ट हुआ वुड में, वुड कन्वर्ट हुआ पीट में, पीट कन्वर्ट हुआ लिग्नाइट में, लिग्नाइट कन्वर्ट हुआ ब्यूटोमिनस, देन एंथ्रासाइट कोल में. सो लिग्नाइट यू कैन से इज अ टाइप ऑफ कोल, और यू कैन से इट इज अ लो ग्रेड कोल. इंडिया के अंदर लिग्नाइट हमें ज़्यादा मिलता है. हमारे पास ब्यूटोमिनस कोल जो विच इज़ सुपीरियर कोल, एंथ्रासाइट कोल विच इज़ सुपीरियर कोल, वो हमारे पास कम है, एंड वी हैव मोर लिग्नाइट. सो government of India has approved conversion of syngas or synthetic gas from coal and lignite. स्कीम के फीचर क्या है? नाउ कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है, हमें उसको कैसे एनालिसिस करना है? हमें पहले उसको देखना है कि वो स्कीम के फीचर क्या हैं. दूसरा हमें देखना है वो स्कीम के साथ कोई टेक्निकल टर्म एसोसिएटेड है, उसको समझना है. वो स्कीम को कौन सा मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करेगा, अगर मल्टीपल मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है तो हु आर दोस मिनिस्ट्री. एंड अगर उस स्कीम को रेगुलेट करने के लिए कोई हम बॉडीज बनाते हैं. सो स्कीम का नाम है स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ न्यू सरफेस कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोसेस. 37,500 करोड़ का स्कीम है. इसका पर्पस है इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी को इन्हेंस करना. नाउ व्हाट इज एनर्जी सिक्योरिटी? एनर्जी शॉर्ट में कह सकते हो फ्यूल.
fuel we use to run our vehicle, fuel which provide us electricity, fuel की वजह से हम different machines को run कर पाते हैं. Now energy security को हम कैसे define करेंगे? That is availability of fuel to all at all time to all region at affordable rate. Affordable rates. So we can define energy security as availability of energy or fuel to all people of India, all the section of India, all the region of India, all the time at affordable rate. So energy security के लिए हम लेके आए. अभी हम अपने एनर्जी के लिए किस पे डिपेंडेंट है? दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, गल्फ रीजन पे, रशिया पे, ऑस्ट्रेलिया पे, इंडोनेशिया से. ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया से कोल को इंपोर्ट करते हैं, मिडल ईस्ट से पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को इंपोर्ट करते हैं, रशिया वहाँ से नेचुरल गैस को इंपोर्ट करते हैं. सो हमारा एनर्जी इंपोर्ट और आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज कॉम्पनसेटेड बाय इंपोर्ट. हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में उसको यूज़ करते हैं. आवर डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट शुड रिड्यूस. वाई? हम दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया, वहाँ पे कोई क्राइसिस आया, या डिलिबरेटली उन्होंने अपने प्राइस को इंक्रीज कर दिया और अपने क्वांटिटी को कम कर दिया, मीन्स प्रोडक्शन को कम कर दिया. सो वी विल बी इन द वल्नरेबल पोजीशन. सो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमें कम करना है और इंडिया में एनर्जी सिक्योरिटी को अचीव करना है. सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव व्हाई गवर्नमेंट ब्रॉट दिस बिल. इसका फीचर क्या है? 25 प्रोजेक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिंगैस एंड अदर डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट, उसके लिए इंसेंटिवाइज करेगा. गवर्नमेंट का टारगेट है 75 मिलियन टन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट, उसका गैसिफिकेशन करना है. गवर्नमेंट के जो दूसरे स्कीम है लाइक वायबिलिटी गैप फंडिंग कोल के लिए चल रहा है, गवर्नमेंट इसको 2024 में लेके आई थी. तो दिस स्कीम इज इन एडिशन टू दैट वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम. अंडर दिस project will be selected through competitive bidding process. Different companies, different organization, they will apply, and जिसका भी better price होगा, जिसका भी better prospect होगा, better proposal होगा, government उसको accept करेगी, government उसको financial incentive provide करेगी. Maximum 20% of plant cost and machinery 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी. अगर कोई सिंगल प्रोजेक्ट है तो फाइनेंशियल इंसेंटिव मैक्सिमम 5,000 करोड़ होगा. आगे मैंने आपको बताया था प्लांट एंड मशीनरी का जो कॉस्ट है उसका 20% कवर होगा. सो दैट 20% सब्जेक्टेड टू 5,000 करोड़. सिंगल प्रोडक्ट है सो दैट विल बी 9,000 करोड़. सिंगल प्रोडक्ट के अंदर सिंथेटिक नेचुरल गैस एंड यूरिया उसका एक्सेप्शन है. सिंगल ग्रुप है उसको 12,000 करोड़ का एक्सेप्शन मिलेगा. दिस पर्टिकुलर स्कीम इज इन एक्सेप्शन इन एडिशन टू अदर स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चल रहा है. ना गवर्नमेंट को जरूरत क्यों पड़ी? कोई भी स्कीम लेके आती है गवर्नमेंट तो उसके कुछ ना कुछ नीड होता है, उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है. तो आगे हमने ऑब्जेक्टिव क्या देखा था? एनर्जी सिक्योरिटी को अचीव करना है नंबर 1, और नंबर 2 है हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना है. नाउ क्यों गवर्नमेंट ये स्कीम को लेके आई? उसका रिक्वायरमेंट क्यों था? पहला रिक्वायरमेंट ये था कि इंडिया के पास क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व बहुत लिमिटेड हैं. हमारा पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है. सो हमारा कंजम्पशन इज़ वेरी हाई. वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आफ्टर चाइना, बट वी हैव वेरी लेस रिजर्व. लेस देन 10% ऑफ हमारा रिक्वायरमेंट डोमेस्टिक सोर्सेज से फुलफिल होता है, रेस्ट हमें इंपोर्ट करना होता है. जब हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, पहला तो चैलेंज ये आता है कि हमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज, हमारा डॉलर उनको देना पड़ता है. सेकंड चैलेंज वहाँ पे आता है कि अगर उस कंट्री में कोई प्रॉब्लम हुआ तो सप्लाई साइड इशू आ जाता है. जैसे ईरान और इजराइल के बीच में वार हुआ
गल्फ ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया, ऐसे रिजल्ट इंडिया में ऑयल का सप्लाई नहीं आ रहा है, नेचुरल गैस का सप्लाई नहीं आ रहा है। ओपेक ने डिसाइड किया कि हम अपने प्रोडक्शन को विथहेल्ड कर देते हैं, मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगा। ओपेक इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का है। ओपेक ने डिसाइड किया कि हम अपने प्रोडक्शन को कम करते हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन को कम किया तो ऐसे रिजल्ट क्या होगा, मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगा, मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगा तो इसका प्राइस अगेन शूट अप कर जाएगा। सो एक तो ग्लोबल प्रॉब्लम कुछ है वो हमारे अंदर शॉर्टेज लेके आता है, और दूसरा हमारा फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। अनदर, इंडिया के पास पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का हमारे पास रिजर्व नहीं है, हमारे पास सप्लाई नहीं है, बट कोल का वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व इंडिया के पास है। 389 बिलियन टन का कोल हमारे पास है। तो क्यों नहीं हम इस कोल रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं। इंडिया के पास फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, बट ये कोल लो ग्रेड कोल है, लिग्नाइट है, पीट है, जिससे हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो हमें कोल इंपोर्ट करना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया से, बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से कोल को इंपोर्ट करना पड़ता है। बट कोल के साथ जो गैस एसोसिएटेड है उसको तो हम एनर्जी में यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखो कि एक बहुत ही विन विन सिचुएशन है। एक तरफ हमारे पास क्रूड ऑयल का शॉर्टेज है, वी डोंट हैव रिजर्व इन इंडिया। अदर टाइम वी हमारे पास कोल के इनफ रिजर्व है, बट ऐसे कोल है जिसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो हमें इसको यूज़ करके और इसमें से गैस को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए और उसको एनर्जी की तरह यूज़ करना चाहिए। थर्ड इसका रिक्वायरमेंट है, हम क्रूड ऑयल को यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, से डोमेस्टिक कुकिंग फ्यूल की तरह। उससे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ होता है। ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ होगा वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है, प्लस उसके अदर हेल्थ हज़ार्ड हैं। जब हम ऑयल का माइनिंग करते हैं, ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ऑयल स्पिल होता है और इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। ऑन द कॉन्ट्री, कोल गैसिफिकेशन से जो गैस निकल रहा है वो क्लीन है, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, और मोर एफिशिएंट वे में हम उसको यूज़ कर पाएंगे। आप एक सिचुएशन इमेजिन करो, ईरान के अंदर हमने माइनिंग किया क्रूड ऑयल का। अ, एक उसको माइनिंग भी नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ऑयल के वहाँ पे वेल होते हैं और उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो माइनिंग के बदले एक्सट्रैक्शन विल बी राइट वर्ड। सो व्हाट वी डू, ऑयल को हमने एक्सट्रैक्ट किया ईरान में, वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सट्रैक्शन। उसको हमने टैंकर में लोड कर दिया, फिल कर दिया, और उसको हम सी रूट के थ्रू हम इंडिया में लेके आ रहे हैं। कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, आइदर ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी की वजह से या फिर कोई अटैक हुआ, ऑयल ओशन में स्प्रेड हो जा रहा है और वहाँ के फिशेस है, एक्वेटिक लाइफ, उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। थर्ड है, हम उसको इंडिया में लेके आ रहे हैं, व्हीकल में फिल कर रहे हैं और उसको फिर हम यूज़ कर रहे हैं। व्हीकल में फिल करने से पहले हम उसको रिफाइन कर रहे हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे अगेन देखोगे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। नाउ इसके कंपेयर में आप देखो, झारखंड में कोल है, जहाँ पे कोल माइनिंग है वहीं से हम गैस को निकाल रहे हैं, उसको हमने टैंकर में फिल किया और से हम दिल्ली में उसको रिक्शा के अंदर यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल। सो सेकंड वाला आपको लगेगा कि वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, उसका कार्बन फुटप्रिंट कम है कंपेयर टू फर्स्ट ऑप्शन। सो दिस वाज द नीड कि हमने कोल गैसिफिकेशन को सीरियसली लिया और गवर्नमेंट इसके लिए स्कीम लेके आई। नाउ कोल है क्या, कोल को डिफाइन कैसे करेंगे। तीन टाइप के रॉक्स होते हैं हमारे पास, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो कोल इज एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। बहुत सारे छोटे छोटे सेडिमेंट्स एक साथ मिल जाते हैं और उनका फ्यूजन होता है, एक साथ मिल जाते हैं एंड सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, सेडिमेंट्स होते हैं, सीमेंटिंग मटेरियल होता है, वाटर होता है, प्लस प्लांट एंड एनिमल के डेड रिमेन होते हैं। सो कोल के अंदर प्लांट का डेड रिमेन होगा, प्लांट का फॉसिल होगा। इसको हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बन का कंटेंट होता है, लिविंग बीइंग है,
लिविंग बीइंग का 90%, टेक इट प्लांट, टेक इट एनिमल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का बना हुआ है। सो इसके अंदर कार्बन होता है, इसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। कोल के अंदर और कौन से एलिमेंट होते हैं, और कौन से इम्प्योरिटीज होते हैं? कार्बन है, वोलेटाइल मैटर है। वोलेटाइल मैटर मीन्स जब हम इसको बर्न करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, उसमें से जो पार्टिकल्स निकलते हैं, उसमें से जो गैसेस निकलता है, उसको हम वोलेटाइल मैटर कहते हैं। मॉइस्चर है, ऐश है, फॉस्फोरस है एंड सल्फर है। ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। कोल को हम दो पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। एक है कोकिंग कोल, उसको हम मेटल के प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मेटल, स्टडी ऑफ मेटल, मिक्सिंग ऑफ मेटल, उसको मेटलर्जी कहते हैं। एंड देन नॉन कोकिंग कोल है और थर्मल कोल है, उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। कोल को डिफरेंट कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, बेस्ड ऑन कोल का टाइप क्या है, उसके अंदर कौन से प्लांट का मटेरियल है, उस हिसाब से कोल को हम ये डिफरेंशिएट करते हैं। सेकंड है उसका क्वालिफिकेशन कौन से डिग्री पे हुआ, 10 साल पुराना हुआ, 20 साल पुराना हुआ, 500 साल पुराना हुआ, 1000 साल पुराना हुआ। और थर्ड, उसके अंदर केमिकल इम्प्योरिटीज कौन सी है, कितना कार्बन है, कितना सल्फर है, कितना मॉइस्चर है। सो वन बेस्ड ऑन कौन से प्लांट मटेरियल है उसके अंदर, अनदर बेस्ड ऑन उसका क्वालिफिकेशन कितना हुआ। क्वालिफिकेशन मीन्स कितना हाई प्रेशर, कितना टेम्परेचर। सी, कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, बेसिकली वुड है और वो उसमें से कोल बना, टाइम इलैप्स होगा, हाई टेम्परेचर है एंड हाई प्रेशर है। सो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे वुड के ऊपर वर्क कर रहा है और वो कोल में कन्वर्ट हो गया। रेंज ऑफ इम्प्योरिटीज, उसके अंदर कौन से मटेरियल है। कोल के टाइप इंडिया में, एक गोंडवाना कोल फील्ड है और दूसरा टर्शरी कोल फील्ड है। गोंडवाना कोल फील्ड 250 मिलियन ईयर अगो इसका फॉर्मेशन हुआ। 98% ऑलमोस्ट ऑल द कोल रिजर्व इन इंडिया वो गोंडवाना कोल रिजर्व है। इसका नाम गोंडवाना कैसे आया, आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अभी से 245 मिलियन ईयर अगो एक ह्यूज कॉन्टिनेंट था। दिस वाज आवर नॉर्थ पोल, दिस इज आवर साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक ह्यूज कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। इट वाज सराउंडेड बाय ह्यूज वाटर बॉडी नोन एज पंथलाशा। सो एक ही ओशन था पंथलाशा, एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। आज 7 कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड 4 ओशन है, दैट इज आर्टिक सी, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। बट 245 मिलियन ईयर अगो we were having only one ocean and we were having only one continent. पेंजिया दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। एक हो गया इसका नॉर्थ पार्ट, दूसरा हो गया इसका साउथ पार्ट। साउथ पार्ट, नॉर्थ पार्ट में स्प्लिट होता है उसका नाम होता है लौरेशिया। साउथ पार्ट में स्प्लिट होता है उसका नाम होता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। सो इंडिया के मैप को आप देखो, दिस इज पेनिनसुलर इंडिया, दिस इज हिमालयाज। हिमालय के साउथ में जो भी रीजन है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा गोंडवाना लैंड का पार्ट था। गोंडवाना लैंड से नाम आया गोंडवाना। सो 98% ऑफ इंडिया में कोल रिजर्व है वो गोंडवाना कोल फील्ड है। इसके अंदर मॉइस्चर कम होता है बट फॉस्फोरस एंड सल्फर का कंटेंट इनफ होता है। कार्बन कंटेंट इसके अंदर लेस है, मैंने आगे आपको बताया था। इंडिया में कोल है उसके अंदर कार्बन कंटेंट कम है। वी हैव मोर मॉइस्चर कंटेंट, वी हैव मोर ऐश कंटेंट, वी हैव मोर सल्फर कंटेंट, बट कार्बन कंटेंट उसके अंदर कम होता है। इसको मेटलर्जिकल ग्रेड कहते हैं।
या सुपीरियर क्वालिटी कोल भी होता है। कहाँ हमें मिलता है? रिवर के आसपास मिलता है। कोल इज ए सेडिमेंट्री रॉक्स। 90% ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स हमें वाटर के नीचे मिलता है। उसका कोई ना कोई हिस्ट्री होगा वाटर के साथ, या तो अभी प्रेजेंट वहाँ पे वाटर बॉडी है या पास्ट में कभी वाटर बॉडी होगा। सो रिवर वैली के पास में दामोदर रिवर, महानदी रिवर, सोन, गोदावरी, वारदा, इंद्रावती, नर्मदा, कोयल, पंच, कन्हन, ये सारे रिवर वैली है जिसके पास में हमें कोल मिलता है। वोलेटाइल कंपाउंड एंड ऐश 13 to 30% है, एंड कार्बन परसेंटेज 50 to 60% इसके अंदर है। टर्शरी कोल डिपॉजिट रिसेंट फॉर्मेशन हुआ है, यंग फॉर्मेशन हुआ है 50 to 60 मिलियन ईयर अगो। दे आर रिच इन मॉइस्चर एंड सल्फर, बट कार्बन कंटेंट लो है। कार्बन कंटेंट लो है तो कोल इज नॉट सुपीरियर, कोल इज इंफीरियर। सिंपल सा कैलकुलेशन है, more the carbon content in coal, more the coal will give energy during burning. So carbon content कम है तो it is not good। ये हमें एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में मिलता है, इन द स्टेट ऑफ आसाम, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, जम्मू कश्मीर, दार्जिलिंग ऑफ वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड केरला। स्मॉल ट्रेसेस तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी, वहाँ पे भी मिलता है। नाउ कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है? स्टेज 1 प्लांट है, प्लांट का डेथ होता है, डेथ होने के बाद उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा अंडर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, तो वो बनेगा पीट। पीट के बाद स्टेज 2 आता है, सेकेंड स्टेज। फर्दर उसका प्रेशर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो वो बनेगा लिग्नाइट। लिग्नाइट के बाद वो बनेगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट के बाद बनेगा वो ब्यूटुमिनस। तो ब्यूटुमिनस, ब्यूटुमिनस इज द थर्ड स्टेज, और फिर एंथ्रासाइट बनेगा फोर्थ स्टेज है। सो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इवन इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर, थाउजेंड ऑफ ईयर कोल के फॉर्मेशन में। 4 टाइप का कोल। स्टेज 1 that is peat, stage 2 lignite, stage 3 bituminous, and last stage most superior coal anthracite। so best quality of coal है, इसमें 80 to 95% कार्बन है। more the carbon content in coal, more the coal is good। जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट है उतना ही कोल बेटर है। कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा कोल में, सो कोल का कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगा। कैलोरीफिक वैल्यू कोल का हाई है, विच मीन्स 1 ग्राम कोल को हम बर्न कर रहे हैं, कितना वो हमें एनर्जी दे रहा है, कितना किलो कैलोरी एनर्जी दे रहा है, हीट दे रहा है, तो डेट इज अ कैलोरीफिक वैल्यू। उसके अंदर लेस वोलेटाइल मैटर है, स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर है, दे आर हार्ड, ब्लैक कलर, सेमी मेटालिक लस्टर है। हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू मीन्स हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इंडिया में जम्मू कश्मीर में मिल रहा है, एंड डेट ऑल्सो इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। एंथ्रासाइट कोल यू कैन से इंडिया में ना के बराबर है, बहुत ही कम हमें मिलता है। इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में ये हमें मिलता है। ब्यूटामिनस कोल सबसे ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट इंफीरियर कोल ऑल्सो, इट इज़ नॉट सुपीरियर कोल, मोस्ट सुपीरियर कोल ऑल्सो। 60 to 80% कार्बन है, लो मॉइस्चर, ब्लैक कलर का है। ओरिजिनल वेजिटेशन मैटर जिससे बना हुआ है, ओरिजिनल जो प्लांट जिससे बना हुआ है उसके ट्रेसेस इसमें कम दिखते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू इसका हाई है, बट नॉट हाई लाइक एंथ्रासाइट कोल। इसको स्टीम रेजिंग एंड हीटिंग में यूज़ करते हैं। कोक प्रोडक्शन, गैस के प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, जहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू है, उड़ीसा प्लेटू है, दंड कारनिया हिल्स है, वहाँ हमें मिलता है। लिग्नाइट, ब्राउन कोल और लो ग्रेड कोल, इसमें कार्बन परसेंटेज देखो 40 to 55% है। लेस कार्बन कंटेंट, लेस कैलोरीफिक वैल्यू एंड लेस हीट इट विल प्रोवाइड। डार्क ब्लैक टू ब्राउन कलर इसका होता है। मॉइस्चर कंटेंट हाई है, जब इसको बर्न करते हैं इट विल गिव लेस हीट बट मोर स्मोक।
और एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ग्राउंड पे ऐश कंटेंट ज़्यादा रह जाता है। ये मिलेगा राजस्थान, तमिलनाडु, आसाम, जम्मू कश्मीर। पीट, प्लांट का डेथ हुआ, डेथ होने के बाद फर्स्ट उसका कोल में कन्वर्जन हुआ, उसको हम पीट कहते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हो, प्लांट और कोल के बीच में जो फर्स्ट इंटरमीडिएट स्टेज है उसको हम पीट कहते हैं। तो पीट इज ए बिगिनिंग ऑफ कोल फॉर्मेशन। तो सबसे इंफीरियर कोल है, लेस देन 40 to 55% इसके अंदर कार्बन कंटेंट है। जब हम इसको बर्न करते हैं, ये वुड से थोड़ा बेटर बर्न करता है, बट इट विल गिव लॉट्स ऑफ स्मोक हमें देगा। और स्मोक इतना ज़्यादा होता है कि वो इसका मेजर पोर्शन ऑक्यूपाई करता है। वाई इट गिव मोर स्मोक? बिकॉज इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत हाई होता है। आप सिंपल वे में देखो, एक ड्राई वुड को आप बर्न कर रहे हो और एक वेट वुड को बर्न कर रहे हो। ड्राई वुड को जब आप बर्न करोगे तो उसके अंदर आप देखना कि आपको ट्रांसपेरेंट स्मोक दिखेगा, बट आप वेट को अगर बर्न करोगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा एक वाइट कलर का स्मोक दिखेगा, विच इज़ इंडिकेटर कि मॉइस्चर उसमें बहुत ज़्यादा है। इंडिया में कहाँ पे कोल मिलता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सो ईस्ट इंडिया, वहाँ पे कोल का प्रोडक्शन ज़्यादा है। टेक स्टेट फ्रॉम झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। मेजर इंडिया का कोल यहाँ पे मिलता है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि इंडिया का 80% कोल इस रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, आई एम नॉट रॉन्ग। देन वी हैव इन महाराष्ट्र, वी हैव इन तेलंगाना, वी हैव इन आंध्र प्रदेश, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। बट मेजर डिस्ट्रीब्यूशन झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ये 4 स्टेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है। दो टाइप के कोल बेस्ड ऑन देयर यूसेज। एक को हम कहते हैं कोकिंग कोल और मेटलर्जिकल कोल, दूसरे को हम कहते हैं थर्मल और नॉन कोकिंग और स्टीमिंग कोल। नेम सजेस्ट कर रहा है कि कोकिंग कोल कोक के प्रोडक्शन में यूज होता है। कोक मीन्स आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन में यूज होता है। सो कोक ब्यूटमिनस कोल को हम हीट करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तब कोक का क्रिएशन होता है। एंड कोक इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन में यूज होता है। सो कोकिंग कोल हाई कार्बन होगा, लेस मॉइस्चर होगा, उसमें सल्फर नहीं होगा, उसमें ऐश नहीं होगा। सल्फर जिस कोल में है उस कोल को हम स्टील प्रोडक्शन के लिए यूज ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट विल कॉज कोरोजन। सो याद रखना, कोकिंग कोल, उसके अंदर सल्फर का कंटेंट नहीं होता है, मिनिमम होता है। कोकिंग कोल हमें कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट। दे आर मेजर प्रोड्यूसर एज वेल एज मेजर एक्सपोर्टर। नाउ सल्फर कंटेंट थर्मल कोल में हाई होता है और इसको हम यूज़ करते हैं हीटिंग में। जैसे थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। इसको हम मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में, आयरन स्टील इंडस्ट्री में नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसका पर्पस है पावर जनरेट करना, तो थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। मेजर इसके प्रोड्यूसर है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड रशिया। दे आर मेजर प्रोड्यूसर एज वेल एज मेजर एक्सपोर्टर्स। बेनिफिट क्या है? गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट दिस प्रोजेक्ट, एंड इस प्रोजेक्ट का यूटिलिटी है कि हम कोल में से गैस को कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट इज़ बेनिफिट? उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो पहला तो इम्पैक्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट, ये 2.5 to 3.0 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। सिन गैस को हम यूज़ कर सकते हैं सिंथेटिक नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने के लिए। वी कैन यूज़ एसएनजी इन रिप्लेसमेंट ऑफ एलपीजी, इन रिप्लेसमेंट ऑफ सीएनजी। सीएनजी ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं, एलपीजी कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मीथेनॉल इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मीथेनॉल इथेनॉल को देन पेट्रोल के, सॉरी, नॉट मीथेनॉल, इथेनॉल को पेट्रोल ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, डीजल ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एमोनिया का प्रोडक्शन कर सकते हैं फर्टिलाइज़र को यूज़ करके, फर्टिलाइज़र के लिए, एंड केमिकल इसमें से प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो सिन गैस और सिंथेटिक गैस ये उसका पर्पस है। कोल गैसिफिकेशन क्या है? सो कोल गैसिफिकेशन है कोल में से सिन गैस और सिंथेटिक गैस प्रोड्यूस करना। सिन गैस तो मैंने आपको आगे भी बताया, बट सिन गैस होता क्या है? सो सिन गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, मीथेन है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, इसको हम ऐसे फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मीथेन को हम ऑलरेडी फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। आपको ध्यान में होगा तो गांव में जो गोबर गैस प्लांट होता है उसमें से मीथेन रिलीज होता है। हाइड्रोजन कार को हम यूज़ करते हैं। कोल गैसिफिकेशन में हम क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ऑक्सीडेशन करते हैं। कोल है, कोल के अंदर हमने ऑक्सीजन को ऐड किया एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई प्रेशर, और उसमें से सिन गैस मिला हमें। सो प्रोडक्शन भी उतना टेक्निकल सोफिस्टिकेटेड नहीं है, और प्लस हमारे पास रिजर्व भी है, तो इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल टू डू इन इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दो तरीके से कोल गैसिफिकेशन करते हैं। एक, कोल का माइनिंग किया, माइनिंग करने के बाद उसको इंडस्ट्रियल रिएक्टर में ले गए, वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन किया एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो इसको कहते हैं सरफेस गैसिफिकेशन। ये कब होगा? आफ्टर माइनिंग। सेकंड है, से ये मेरा ग्राउंड है, दिस इज कोल माइन। अब मैं क्या करूँगा? वेल बनाऊंगा, वहाँ से मैं ऑक्सीजन को सप्लाई करूँगा कोल के माइन में, और वहाँ पे सिन गैस का प्रोडक्शन करूँगा, तो इसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। तो दो तरीके से हो सकता है, माइनिंग करने के बाद भी और माइनिंग बिना किए हुए ही। अगर बेटर क्वालिटी ऑफ कोल है, जैसे ब्यूटुमिनस है, एंथ्रासाइट है, तो उसके अंदर ये वाला प्रोसेस ज़्यादा एप्लीकेबल है, डेट इज़ सरफेस गैसिफिकेशन। बट लिग्नाइट है, सो लिग्नाइट को हम माइनिंग करके निकालेंगे भी तो वो उसका यूटिलिटी वैल्यू उतना हाई नहीं है जितना ब्यूटुमिनस का, एंथ्रासाइट का है। सो इन दैट केस यूसीजी हम करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप का कोल है या जिस लोकेशन पे कोल के माइन है, क्या प्रैक्टिकली वहाँ पे माइनिंग करना पॉसिबल है या माइनिंग करना नहीं पॉसिबल है, उस बेसिस पे भी हम कॉल लेते हैं कि हमें कौन सा प्रोसेस पे जाना है। जैसे आप देखो कि मेघालय है, सो वहाँ पे जोग्राफी बहुत डिफ़िकल्ट है, और डिफ़िकल्ट जोग्राफी में कोल का माइनिंग करते हैं, सो वहाँ पे अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इज़ अ गुड आइडिया। छत्तीसगढ़ प्लेटू रीजन है, वहाँ पे कोल निकालना कंपैरेटिवली इजी है, तो वहाँ पे सरफेस गैसिफिकेशन कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी डिसाइड करें कि कोल के माइन जहाँ पे है वहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट है, तो हम एक काम करते हैं, फॉरेस्ट को हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है और माइनिंग करना है, तो इन दैट केस में भी हम अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पे जा सकते हैं। हमने कोल गैसिफिकेशन का कंसेप्ट देखा, क्यों ये कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया, उसका बेनिफिट क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, एंड इन इन एज ए कंसेप्ट व्हाट इज अ कोल गैसिफिकेशन। नाउ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन देखते हैं। मेंस में इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, और मेंस में ऐसे क्वेश्चन होते भी नहीं है। मेंस में क्वेश्चन ज़्यादा लॉजिकल होता है, ज़्यादा ओपिनियनेटेड होता है। इट इज़ नॉट लाइक कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो फैक्चुअल होता है। दिस इज़ नॉट वाटर टाइट डिवीजन, लाइक प्रीलिम्स में ओनली फैक्चुअल होगा या मेंस में ओनली एनालिटिकल होगा, बट इन्हें यू कैन से कि एक मेरे को डिवीजन करना होगा तो आई कैन मोर और लेस आई कैन से इन ए जनरल वे आई कैन से, बट नॉट एयर टाइट डिवीजन। सो प्रीलिम्स में 2019 में क्वेश्चन था, coal sector was nationalized by the government of India under इंदिरा गांधी। यस, 1969 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, शी वाज द प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने कोल सेक्टर को नेशनलाइज किया था। दिस इज करेक्ट। नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। नो, लॉटरी बेसिस नहीं है, कंपटीटिव
बिडिंग है, डिफरेंट वेंडर बिड करते हैं और जिसका बिड सबसे बेटर होता है प्राइस वाइज, गवर्नमेंट उसको देती है। तो सेकंड वन इनकरेक्ट है। आप जब ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन देख रहे हो और वहाँ पे कोई आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, तो सबसे पहले वो स्टेटमेंट जिस ऑप्शन में है उसको एलिमिनेट कर दो। बी को एलिमिनेट कर दिया, डी को एलिमिनेट कर दिया, तो नाउ वी आर लेफ्ट विथ ए एंड सी ऑप्शन। ए तो हमारा करेक्ट है, तो सी करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो डिटरमाइन करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो सी स्टेटमेंट को देखते हैं। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। नो, इंडिया किसी भी फॉसिल फ्यूल में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। सो दिस इज इनकरेक्ट, तो थर्ड इनकरेक्ट हो गया। तो राइट रिस्पॉन्स इज ए, वन ओनली। 2013, which of the following are the characteristics of Indian coal? High ash content, correct. इंडियन कोल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? उसमें लेस कार्बन होता है, मोर मॉइस्चर होता है, मोर सल्फर होता है। ये इंडियन कोल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जब इसको बर्न करते हैं तो वी गेट लेस हीट एंड वी गेट मोर स्मोक इन एयर एंड मोर ऐश। ऐश क्या होता है? उसको हिंदी में राख कहते हैं। फ्यूल को बर्न करने के बाद जो उसका रिमाइंडर पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, तो उसको हम कहते हैं ऐश। तो लेस हीट एंड मोर स्मोक एंड ऐश हमें मिलता है। तो लो सल्फर कंटेंट, यस सल्फर कंटेंट लो है, ऐश कंटेंट हाई है। लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर। नाउ अब ये क्या होता है? हमारे पास दो टर्म है, वन इज फिजन, दूसरा होता है फ्यूजन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन के समय आपने पढ़ा होगा। फिजन मीन्स स्प्लिट करना चीज़ों को, फ्यूजन मीन्स फ्यूज करना, फ्यूज मीन्स टू ज्वाइन करना। दो छोटे छोटे एटम हैं, इसको ज्वाइन कर दिया और एक लार्ज एटम बना, तो इसको हम कहते हैं फ्यूजन। एक बड़ा सा एटम है, उसको स्प्लिट कर दिया नंबर ऑफ छोटे छोटे एटम में, इसको कहते हैं फिजन। तो फ्यूजन मतलब ज्वाइन करना। ऐश क्या होता है? राख हिंदी में, ये पाउडर फॉर्म में है। ऐश पाउडर फॉर्म में है। इसको हाई टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं और हीट करने के बाद ये एक स्टिकी सब्सटेंस बन जाता है। उस स्टिकी सब्सटेंस जब ये बन जाता है, जिस टेम्परेचर पे बन जाता है, उसको हम कहते हैं ऐश फ्यूजन टेम्परेचर। सो इंडियन जो कोल है उसका हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर है। से इंडोनेशिया से कोई कोल है, वो 30 डिग्री पे, जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वो फ्यूज़ हो जाए, उसका ऐश फ्यूज़ हो जाएगा। और से इंडियन कोल है वो 70 डिग्री पे होगा, जस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जिस ऑप्शन में थर्ड है उसको मैं एलिमिनेट करता हूँ, तो आई एम लेफ्ट विथ ए एंड बी। सो ए इज माई राइट रिस्पॉन्स। तो टू स्टेटमेंट तो एनी केस में करेक्ट है, तो लो सल्फर कंटेंट तो करेक्ट है। अगर आपको ये पता होगा कि इंडियन कोल में हाई ऐश कंटेंट है, तो देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस थिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? आपके कुछ डाउट और कंसर्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, आपका फीडबैक दे सकते हैं। कुछ डाउट है पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। एंड जो पीपीटी हमने यूज़ किया है लेक्चर में, वो पीपीटी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड लक।